डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास ओवरव्यूज में 5 मेन पॉइंट हैं। इन 5 मेन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जब आप ये सारे पॉइंट्स डिस्कस होने के बाद पूरा वीडियो वॉच आउट करेंगे तब आपको आगे एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल दिखाई देंगे। ठीक है, काफी हद तक आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसका ओवरव्यू। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। अभी तक बच्चों क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में जो आपने सेट ऑफ नंबर्स पढ़े हैं उनको हम रिवाइज करेंगे एक बार। तो ये आपका है डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। दूसरा है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम 1.1 आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में। ठीक है, तीसरा है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका भी यूज है आपका प्रॉब्लम्स में, इसको अच्छे से समझिएगा। और चौथा पॉइंट है आपका थ्योरम 1.3 पेज नंबर 12 पर। और उसके बाद है पांचवा पॉइंट थ्योरम 1.5 पेज नंबर 16 पर। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स हैं, या ये मान लीजिए ये बच्चों 5 टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है, जिससे कि आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी इस बुक की वो आप अच्छे से कर सकें, थोड़ा इजी कंफर्टेबल महसूस करें इन सभी को सीखने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट पॉइंट 1। टॉपिक पहला हमारा है बच्चों डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। तो डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार रिवाइज करते हुए आपको सारी चीजें बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर पहला पॉइंट है बच्चों आपका नंबर 1। आपका टॉपिक है डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। तो इसमें देखिए डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स में जो बच्चों पहला हम पॉइंट लेकर के आएंगे सेट का, वो आपका है नेचुरल नंबर। जल्दी से आपको रिवाइज करेंगे। तो पहला है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जितने भी बच्चों काउंटिंग नंबर्स होते हैं ऑल आर सेट नेचुरल नंबर्स, या हम ये कह सकते हैं द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई n। और n इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। याद रखिएगा बच्चों, ये आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वहां पर हम केवल नेचुरल नंबर्स आपको पढ़ाते थे, यहाँ पर नेचुरल नंबर को हमने एक सेट के रूप में डिनोट कर दिया है। अब आप थोड़ी सी अप क्लास में आ गए। और इसका सिंबल क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N बच्चों। ठीक है, दूसरा है मेरे पास बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप डिफाइन करना भी सीख रहे हैं बच्चों, मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ सभी को। होल नंबर्स, होल नंबर्स, इनकी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूं बच्चे क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सब जानते हैं होल नंबर्स। तो देखो बच्चों, होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये होल नंबर्स का सेट क्या होता है, हम आपको पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, हम आपको बताते चले आए हैं कि जब हम 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड कर देते हैं उसी वे में, तो ये आपके कहलाते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है ना। तो ये होल नंबर्स का आपका डेफिनेशन है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0। ठीक है ना, इज कॉल्ड बड़ी इजी कंफर्टेबल वे में क्या बताया मैंने, द सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में बताया था, एक बार आपको फिर याद दिलवा देते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर वी कांट डिफाइन एंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर वी कांट डिफाइन। हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई मेरे पास टीएनसी अप्लाई ना हो। नेक्स्ट आपका हम बच्चों बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स की बात किए लेते हैं तो नंबर 3 में हम आपको फिर दोबारा से रिवाइज कर देते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में बच्चों क्या होता है, हमने आपको पहले बताया था इंटीजर्स में हम क्या लेते हैं। देखिए इंटीजर्स की सेट को बच्चों हम आई से डिनोट करेंगे और ये क्या होता है, इस तरीके से कुछ हम इसको लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं I इक्वल्स टू 0 ±1 ±2 ±3 up to and so on. This is the another way to represent the set of integers. Means हमने यहाँ प्लस और माइनस को कलेक्ट करके लिखा है, फिर हमने 2 में प्लस और माइनस को कलेक्ट करके लिखा है, फिर हमने 3 में प्लस और माइनस को कलेक्ट करके लिखा है। तो दिस इज द अनदर वे टू राइट द इंटीजर्स बच्चों। यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होता है, अगर हम स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करें तो बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर में बात करनी पड़ेगी या स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स वी कांट डिफाइन, क्योंकि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है, ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर वी कांट डिफाइन, हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर यहाँ पे होता है वो बच्चों 1 होता है। और 0 क्या है बच्चों, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये हमारे इंटीजर के बीच की कड़ी समझ लो, ठीक है ना। इसलिए आपका ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, बट 0 इज द इंटीजर, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस प्रकार से ये आपका इंटीजर्स का सेट हो गया बच्चों। अब हम आपको बात करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स की, इसको हम रिवाइज करेंगे। तो नंबर 4 में सेट ऑफ रियल नंबर्स, या हम लिख देते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि एक आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर्स और एक क्लास 9th में इरेशनल नंबर्स। अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स की सेट्स को कंबाइन करते हैं बच्चों तो वो बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए देखिए बच्चों, रियल नंबर्स का जो सेट है, रियल नंबर्स का जो सेट है वो रेशनल और प्लस इरेशनल के मिक्स होने पर बनता है। वैसे तो बच्चों ये जो नंबर लाइन होती है आपकी, इस नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो इस पर ये 0 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3। तो इन सारे नंबर्स के बीच में ये रेशनल और रेशनल नंबर्स आते हैं। ये बात हम आपको जब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करवाएंगे तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन है, क्या उसका स्पाइरल बनता है जब हम उनको रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर लाइन पर। तो हम उस समय वहां पर इसको आपको समझाएंगे और अच्छे से समझाऊंगा। बने यहाँ पर रियल नंबर्स है वो आपका सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहलाता है। रेशनल नंबर्स जो भी है, रेशनल नंबर्स जो भी है, ये सारे मिलकर के रियल नंबर्स के सेट को बनाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की थोड़ी सी। तो रेशनल नंबर क्या है आपका, आपको बताया था मैंने, जो नंबर रेशनल नंबर्स में क्या है, जो नंबर P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है ना, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और जहां पर P और Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है बच्चों यहाँ पर इंटीजर्स है। तो ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की।
कि नंबर अगर हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q यहाँ पर इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया था 1/3 है, ये क्या है, 1 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, और 1/3 लिख दिया, मीन्स P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका रेशनल नंबर बन गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/6 7, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। या -2 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, 7 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, Q की वैल्यू यहाँ 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रिकॉशन आपको रिवाइज करवा देते हैं। हमने अगर इस तरीके से नंबर लिख दिया 0, तो क्या ये रेशनल है, हम कहेंगे यस रेशनल है, क्योंकि अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं है, P की वैल्यू 0 है, कोई बात नहीं है, ये आपकी वैल्यूएबल है, हमें वैल्यू देती है बराबर 0, तो इसको भी हम कहेंगे ये बच्चों क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं कि क्या 3/0 रेशनल है, तो 3/0 का मतलब रेशनल ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यहाँ पे Q क्या है, बराबर 0 है, तो जब Q बराबर 0 है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये हमें कोई भी वैल्यू नहीं देता है, मतलब नॉट डिफाइंड, इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कहेंगे 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, आप किसी भी नंबर के अपॉन में 0 लिख देंगे तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं होगा बच्चों, ठीक है, समझ गए होंगे। 0 कहाँ होना चाहिए, ऊपर, तो वो रेशनल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आप इरेशनल नंबर की थोड़ी सी बात कर लें, तो बच्चों इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सच नंबर्स जस्ट लाइक √2, √3, √5, √7, ठीक है ना, ये सब आपके, अब हम साथ में पाई और ले लेते हैं, तो ये सब आपके इरेशनल नंबर है। पाई भी आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना तो इसकी वैल्यू रिपीट होती है और ना ही इसकी वैल्यू टर्मिनेट होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, जो वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती है डेसिमल में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो वैल्यू रिपीट भी नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो ये इस टाइप की पाई की वैल्यू आती है आफ्टर डिस्कवरी। आपने देखा होगा क्लास 10th की टेक्स्ट बुक में पाई की वैल्यू देख करके ध्यान से देखिए, अगर नहीं देखी है तो वहां पर न तो वो रिपीटिंग वैल्यू है और ना ही वो टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो जहां पर दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो सच टाइप ऑफ वैल्यूज आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो हियर पाई, सो पाई इज ए रेशनल नंबर बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज थी आपकी इरेशनल नंबर के बारे में, ये सारी चीजें हमने आपको समझाई, यहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में बताया। परंतु अगर हम इन सबको मिक्स कर दें, सारे नंबर्स जो हमने फॉर एग्जांपल करके आपको समझाए बच्चों, तो ये सब मिलाकर के रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। थोड़ी सी बच्चों हम प्राइम नंबर की भी बात किए लेते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स आपने पढ़े होंगे, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स की बात किए लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका 5th में प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बात किए लेते हैं। तो देखो बच्चों, प्राइम नंबर के सेट को आप चाहें तो P से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो P इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये नंबर 1, 3, सॉरी 2, 1 इज नॉट प्राइम, अभी बताऊंगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, डिविजिबल बाई इटसेल्फ और डिविजिबल बाई 1, ये इसमें कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि प्राइम नंबर्स वही नंबर कहलाते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, मतलब डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड होते हैं। अगर 23 है तो 23 क्या है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें और कोई फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, तो इसलिए वो या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से, स्वयं से, यानी 29 है तो 29 से ही डिवाइड होगा। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये देखिए, द नंबर्स या दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और
itself the number, ठीक है ना, are known as प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर 2 है तो 2 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 2 से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना, तो 2 बन जाए 2, ठीक है ना। 3 किसी से डिवाइड नहीं होगा, केवल अपने आप से ही डिवाइड होगा, 3 बन जाए 3। 5 किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 11 किसी से डिवाइड नहीं होगा, अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है ना बच्चों। तो जो 1 से डिवाइड होते हैं और डिविजिबल है या अपने आप से डिविजिबल है, तो ऐसे सारे नंबर्स की जो लिस्ट होती है या जो सेट बनता है, वही सेट हमारा प्राइम नंबर्स का सेट कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बच्चों बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स। अब हम थोड़ा कंपोजिट नंबर के बारे में और बात की लेते हैं आपसे कि व्हाट इज कंपोजिट। कंपोजिट क्या है, या हम कह सकते हैं कि इनको कंपोजिट क्यों कहा गया है। 1 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो 1 सभी का फैक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 इज नॉट प्राइम, सभी का फैक्टर होता है, ठीक है ना। 1 तो सभी का फैक्टर है, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं ले सकते हैं। द नंबर 1 इज नॉट प्राइम बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, मीन्स ओनली सिर्फ 1, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए हम इसको 1 को यहाँ पर नहीं ऐड करते हैं प्राइम नंबर से, ठीक है। अब हम जरा कंपोजिट नंबर की ओर आपसे बात कर लें। सारी चीजें अच्छे से समझते जाइए बच्चों, ये आपके आगे काम आने वाली चीजें हैं। तो कंपोजिट नंबर की थोड़ी सी बात की लेते हैं। चलिए, कंपोजिट नंबर 6 है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, what are composite numbers? TE है ये, SITE। कंपोजिट नंबर्स की बात की लेते हैं। तो देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या है, पहले तो इसको आप अच्छे से समझें। कंपोजिट नंबर यानी दोज नंबर्स विच हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। या हम ये कहें 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। अगर 1, वैसे तो 1 बच्चों सभी का फैक्टर होता है, लेकिन 1 को छोड़ करके अगर कोई नंबर मेरे पास ऐसा है जिसके कम से कम एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स हैं या मोर देन 2 हैं या फिर 2 से अधिक हैं, तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हमें लिस्ट बताएंगे आपको। 1 को हम चेक करते हैं तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इसलिए कंपोजिट नहीं है। हम 2 की बात करते हैं तो 2 में देखो बच्चों 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो मैंने पहले बता दिया एक्सेप्ट 1, यानी 1 को छोड़ करके 1 के अलावा आप बताइए, तो 1 के अलावा 2 का कौन सा प्राइम फैक्टर है, केवल और केवल 2 है, ठीक है ना, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। अब हम 3 की बात करते हैं तो 3 में 1 तो सभी का फैक्टर होता है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम किसके बाद देखते हैं, इसके बाद दूसरा 3 का कोई फैक्टर है प्राइम फैक्टर, हम कहेंगे नहीं है। तो चलिए हम 4 को देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, लेकिन 4 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 हो जाएगा, इसका मतलब इसके 2 प्राइम फैक्टर हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 की, तो 6 को हम देखते हैं तो क्या इसके ये कंपोजिट। 5 की बात कर लेते हैं तो 5 को देखते हैं पहले, तो इसका 1 तो फैक्टर होता ही सभी का, वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 5 केवल अकेला 5 ही रहेगा, इसका और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा। हम 6 की बात कर लेते हैं तो 6 के आपके 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 तो सभी में होता है, तो इसमें भी 2 फैक्टर एटलीस्ट हैं। हम 7 की बात कर लें, इसमें कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, 7 है अकेला केवल, तो कोई फैक्टर 2 है नहीं, इसमें 2 फैक्टर होते प्राइम फैक्टर, तो ये भी इंक्लूड हो जाता। 8 की बात करते हैं तो 8 में देखो 3 फैक्टर्स हो गए, 2 into 2 into 2 प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो देखो इस तरीके से बच्चों हमने ये नंबर निकाले जिनमें 2 या मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। इसमें भी
टू कैसा होता है, प्राइम होता है। इसमें भी देखो 2 प्राइम फैक्टर है, इसमें देखो 2 प्राइम फैक्टर है, इसमें 2 से अधिक यानी 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब जो हमने टिक लगा रखे हैं ये सारे आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, ना 1 कंपोजिट है, ना 2 है, ना 3 है, ना 5 है और ना आपका 7 है। ये सारे आपके कंपोजिट नंबर्स नहीं है। तो देखिए कंपोजिट नंबर का सेट क्या होता है बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट नंबर का सेट क्या बना आपका। अगर हम कंपोजिट नंबर सेट को बच्चों सी से डिनोट कर दें सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते जाएंगे। बस ये आपको माइंड में ध्यान रखना है कि कम से कम 2 फैक्टर प्राइम जरूर होने चाहिए उस नंबर में, एक्सक्लूडिंग 1 या एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। 1 को छोड़कर, 1 सभी का फैक्टर होता है, तो 1 को छोड़ करके कम से कम एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स जरूर होने चाहिए, या 2 से अधिक हैं कोई बात नहीं है, सब चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स अगर हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपोजिट नंबर। तो इस टॉपिक में बच्चों हमने आपको बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानकारी दी। नंबर्स तो और भी होते हैं, लेकिन चलिए आगे क्लासेस बढ़ेंगे तो आप और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब हम बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इक्लिप्स डिवीजन लेमा पर, ठीक है ना। तो इसको समझिए अच्छे से, इक्लिप्स डिवीजन लेमा। नेक्स्ट टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हमें एचसीएफ भी फाइंड करना होता है इस टॉपिक में, तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम आपको समझाएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पहले हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा। लेमा का मीनिंग क्या है, लेमा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा लेमा से मतलब यहाँ पे ये है कि लेमा इज द प्लेटफॉर्म दैट आई हैव क्रिएटेड टू शेयर माय यूनिक वे ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाने का या मैथमेटिक्स को टीच करने का जो मेरे पास एक यूनिक तरीका होता है, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर समस्याओं को सॉल्व करने का जो मेरे पास यूनिक तरीका है, उसी को हम लेमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेमा एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कहीं भी एक पर्टिकुलर या एक यूनिक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे हम पर्टिकुलर इसका यूज खास तौर से एचसीएफ एलसीएम में करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लेमा लगा दिया है। मैथमेटिशियंस थे आपके यूक्लिड्स, जिन्होंने इस लेमा को एक तर्क का विषय विशेष रूप से जब किसी रचना के या विषय या शीर्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे सिद्ध किया जा चुका हो, तो हम उसको कहते हैं बेटा लेमा, ठीक है ना। तो अब आते थे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में थोड़ी सी बात कर लें और इसके हम आपको यूज बता दें, तभी तो आप समझ पाएंगे। तो देखो बच्चों, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, या जिसको हम कहते हैं विभाजन प्रमेय का या विभाजन प्रमेय यूक्लिड्स डिवीजन की, इसको डिवीजन का मतलब क्या होता है, विभाज्य करना या भाग देना, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए ये क्या कहती है थ्योरम, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब धनात्मक पूर्णांक के लिए बच्चों, समझ गए हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर
देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर there exist unique integers q and r satisfy q and unique integers q and r satisfy आपका पुराना वाला क्लास 5 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं बच्चों, तो आपका पुराना वाला होता है डिवीजन एल्गोरिथम, वही है और कुछ नहीं। थोड़ा सा आपको इसको समझना है। तो क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आप अच्छे से आज इसको समझ लीजिएगा जिससे आपको जिंदगी भर याद रहे। 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, ठीक है ना। ये कंडीशंस और साथ में लगी हुई बच्चों, इसी को तो समझाना है, तभी तो आप समझ पाएंगे। तो ये जो आपकी है, ये जो आपकी चीज है, ये आपकी पहले से पढ़ी हुई है बच्चों। ये क्या चीज है, पहले से आपने इसको पढ़ रखा है। ये देखिए क्या है, इस बी को क्या कहते हैं, फिर इस क्यू को क्या कहते हैं, फिर इस आर को क्या कहते हैं, और फिर इस ए को क्या कहते हैं बच्चों। तो देखो ये चीजें होती हैं। ए को बच्चों हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है ना। बी को हम बच्चों कहते हैं डिवाइजर, और यहां पर बच्चों क्यू को कहते हैं हम क्वोशिएंट, और यहां पे आर को बच्चों कहते हैं रिमाइंडर। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, विभाज्य, ये विभाजक, ये शेषफल, और ये वो सॉरी भागफल, और ये शेषफल, ये हिंदी में कहते हैं। तो ये वही चीज है जो क्लास 5 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। मतलब अगर हम इसको बनाना चाहें बच्चों, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो ये बच्चों होती है, हिंदी में कह देते हैं, हम इसको हिंदी में जानना चाहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भजनफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो ये हिंदी में भी कह देते हैं इसको बच्चों, क्लास 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं हम इसको। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कह रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, कि बच्चों अगर मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, a और b, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हैं इस तरीके से कॉमास लगा के, इससे ये शो हो आपके, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई दो धन पूर्णांक a और b हैं, ठीक है ना, दिए गए हैं या दिए हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जिनको हम यूनिक इंटीजर्स कहते हैं, तो ऐसी यूनिक इंटीजर्स q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है ना। जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चों, कि r जो है वो 0 और b के बीच में लाइज करता है, क्या, रिमाइंडर। कैसे, या तो रिमाइंडर बेटा 0 होगा, ठीक है ना, या 0 से छोटा होगा, क्या समझ गए। 0 छोटा होगा मतलब रिमाइंडर आपका बड़ा होगा, ठीक है ना। या तो रिमाइंडर आपका कुछ बच सकता है या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। और r लेस देन b, ठीक है ना, जो रिमाइंडर है वो b से, b क्या था हमारा डिवाइजर, उससे छोटा होगा, ठीक है ना। तो या तो रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, या 0 छोटा होगा रिमाइंडर से, मींस रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। दूसरी चीज r लेस देन b, इसका मतलब क्या है कि डिवाइजर हमारा है वो हमेशा बड़ा होता है, शेषफल जो बचेगा हमारा वो हमेशा छोटा होता है। तो r हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको देखते हैं, तो HCF हम इसको कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए एक चीज और आपको बता दें बच्चों, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि इससे हम किस तरीके से पता करें कि अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपसे फिर इसको रिमाइंड करूंगा कि यदि मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों। दिस मीन्स दैट
लास्ट डिवाइजर is called the HCF. लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड द HCF. कब? जब मेरा R 0 आ जाता है. तो आखिर में हमने जो डिवाइड किया है, जिस नंबर से आखिर में हमने डिवाइड किया है, वो नंबर मेरा HCF कहलाएगा उन दोनों दिए गए नंबर्स का, जिसको आपने भाज्य और भाज्य के रूप में, भाजक और भाज्य के रूप में इस्तेमाल किया है बच्चों, यूज किया है. मतलब डिविडेंड और डिवाइजर के रूप में जिन टू नंबर्स को यूज किया है, और करते करते हम कहां पे पहुंचे कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो लास्ट जो डिवाइजर होगा, बिल्कुल लास्ट में जहां पे आपने डिवाइड करके रिमाइंडर 0 निकाला है, तो सच लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड HCF ऑफ द गिवन टू नंबर्स बच्चों. ठीक है, चलिए अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए, ये तो था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा बच्चों. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दिलचस्प उदाहरण, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि इसका हम यूज कैसे करते हैं बच्चों. ठीक है ना. तो देखिए इसके लिए बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है बच्चों. इसी जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, मैं इस साइड में बता दूंगा आपको, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को दिए गए नंबर्स में HCF फाइंड करने के लिए. उसको आप बड़े अच्छे से और ध्यान से समझ लीजिए. जो चीजें अभी आप सीखते जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, एक्सरसाइज में आपकी काम आएंगी. और जो हम आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप सॉल्व कर लेंगे. वेरी सिंपल. ठीक है ना. पर अच्छे से समझिएगा इसको. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बता दिया आपको, और इसका हम कैसे यूटिलाइज करते हैं बच्चों. ठीक है ना. तो मान लीजिए बच्चों, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, और ये नंबर्स मान लीजिए हमारे पास है 455 एंड 42. ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं बच्चों, 455 एंड 42. तो ये जो 2 नंबर्स हैं, इनको हम देखेंगे कि हाउ टू वर्क यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन सच नंबर्स. ठीक है ना. इन नंबर्स पर यूक्लिड डिवीजन लेमा किस तरीके से कार्य करता है, या हम किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं बच्चों. ठीक है, चलिए तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, 42 से, ये हमारा 42 क्या कहलाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं. तो ये मेरा है डिवाइजर. ठीक है ना बच्चों. ये मेरा डिवाइजर की तरह वर्क करेगा स्टार्टिंग में, और ये मेरा डिविडेंड की जगह वर्क, डिविडेंड की तरह कार्य करेगा मेरा बच्चों. तो ये हमने ऐसे लिख लिया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, 455 को बड़ा वाला नंबर, क्योंकि डिविडेंड सबसे बड़ा नंबर माना जाता है. जब आपको इफ यू हैव टू गिवन 2 नंबर्स, देन द ग्रेटेस्ट नंबर is considered as dividend and the small number considered as divisor. ठीक है बच्चों. तो हमने इस तरीके से इसको कंसीडर करके डिवाइड किया स्टार्टिंग करते समय. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 42 से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 45 में, तो 1 टाइम डिवाइड होगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे 42, माइनस करेंगे तो 5 minus 2 you will get 3, एंड कैरिंग में आ गया आपका 5. ये देखिए बच्चों, कैरिंग में कितना आ गया, 5 आ गया. ठीक है ना. अब 42 से हम 35 में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद 35 को बच्चों हम इस तरीके से कर देंगे. और ये जो 42 जो आपका डिवाइजर था बच्चों, अब ये हमारा डिविडेंड की तरह वर्क करेगा. डिवाइजर जो था हमारा, पहले 42 मेरा क्या था, डिवाइजर था, जिससे हमने डिवाइड किया था डिविडेंड में, हमारा ये आ गया रिमाइंडर. ठीक है ना. अब हमने इसी रिमाइंडर को बच्चों आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये रिमाइंडर, अच्छे से ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बार बार, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको ही लगाने हैं. ठीक है. और आप नहीं सीखेंगे तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, इसलिए बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा. ठीक है. तो जो हमारा रिमाइंडर आया है, ये अगले स्टेप में बेटा क्या बन जाता है, डिवाइजर. और जो मेरा पहले लास्ट स्टार्टिंग वाला जो हमारा डिवाइजर था, वो अब हमारा किस तरह से वर्क करेगा,
किस तरीके से वर्क करेगा, एज ए डिविडेंड। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो हमने दो नंबर्स लिए थे, तो जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, देखो ये कैसे वर्क करता है क्या होता है मेरा, a इक्वल टू बी क्यू इंटू क्यू और प्लस आर। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर a मेरा कितना था 455, मैं यहीं पे बनाता जाऊंगा, आप अच्छे से समझते जाइए। और b मेरा क्या कितना था भाई 42 था, हमने यहाँ 42 रख लिया। इंटू कोसेंट बच्चे मेरे पास कितना आया 10, तो हमने कोसेंट 10 रख लिया। प्लस रिमाइंडर मेरे पास कितना आया था 35, कितना आया था रिमाइंडर 35 लिख लिया। तो ये बच्चा था मेरा पहला स्टेप, किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है बच्चों। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में हमने इसको क्या बना लिया, जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया बच्चों, ये देखो रिमाइंडर, ये मेरा क्या बन गया डिवाइजर। इसको हम कहाँ यूज करेंगे, डिवाइजर की जगह, ठीक है ना। और इसके बाद ये मेरा क्या बन गया, जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड, ये क्या बन गया मेरा डिविडेंड। वो हम कहाँ रखेंगे, एक ही जगह पर। अब हम देखते हैं डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या बचता है, तो 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम बच्चों डिवाइड होगा। अब ये अगले स्टेप में क्या बन गया मेरा कोसेंट, और प्लस अब रिमाइंडर क्या आता है, इसको हम डिवाइड करने के बाद पता करेंगे। तो 12 में से 5 गया, कितना आ गया 7, तो ये मेरा 7 क्या आ गया बच्चों रिमाइंडर। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बच्चों, और दिस इज द सेकंड स्टेप बच्चों। अब देखो रिमाइंडर बच्चों यहाँ 0 नहीं आया मेरा। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप फिर बढ़ा लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर आया है ये हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर। तो हम यहाँ पे रख लेंगे डिवाइजर, और इनटू ये हमारा क्या बन गया डिवाइजर, और इनटू हमारे पास ये क्या बन गया, जो इससे सेकंड लास्ट डिवाइजर था ये मेरा बन गया डिविडेंड। तो इसको हमने रख दिया अंदर डिविडेंड के, और हमने यहाँ लिख दिया 35। ठीक है ना बच्चों। अब हम फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे हो गया 0। तो ये 5 क्या आ गया कोसेंट, यहाँ रख दीजिए। कोसेंट के लिए कितना रखूंगा मैं 5 रखूंगा, और प्लस रिमाइंडर मेरा बच्चों क्या आ गया 0। तो ये देखिए बच्चों इस तरीके से हमने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, ये मेरा था थर्ड स्टेप। और जब चूंकि यहाँ पे बच्चों 0 आ गया, तो 0 आने का मतलब ये हो गया दिस इज माय लास्ट एंड फाइनल स्टेप 0 आने के बाद। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी कि लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड द HCF। तो लास्ट डिवाइजर बच्चों मेरा यहाँ पे क्या है, लास्ट डिवाइजर है मेरा 7। जब हमने आखिर में 7 को रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया था, उसके बाद फिर जो हमारा सेकेंड लास्ट डिवाइजर था इसको हमने एज ए डिविडेंड यूज किया, और जब हमने डिवाइड किया तो एज ए कोसेंट 5 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो दिस इज द लास्ट डिवाइजर। इसको बच्चों में क्या कहूंगा लास्ट डिवाइजर। और ये लास्ट डिवाइजर क्या है बच्चों, इसी को हम कहते हैं HCF। तो ये देखिए वो यहाँ पे है, ये आपका लास्ट डिवाइजर व्हेन यू विल गेट द 0 एज रिमाइंडर। तो दिस इज द सो देयरफॉर HCF ऑफ कितने का HCF निकाला था मैंने 455 एंड 42 इज कितना आ गया बच्चों 7। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखा आपने कि कितनी इंपॉर्टेंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको हम पर्टिकुलरली यूज करते चले जाते हैं रिमाइंडर को डिवाइजर, और उससे पहले जो आपका रिमाइंडर था उसको डिविडेंड बनाते बनाते, और तब तक बच्चों स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहते हैं इस प्रोसेस को टिल वी गेट रिमाइंडर 0, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 न मिल जाए, टिल देन वी गेट रिमाइंडर 0। ठीक है ना बच्चों। तो आई होप बच्चों कि आपको बड़े अच्छे से प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, व्हाट इज लेमा, ठीक है ना, क्या इसका प्रोसेस था, क्या इसका मेथड था, किस तरीके से इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर द गिवन टू नंबर्स, और किस तरीके से हम बच्चों इसका HCF फाइंड करते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक सेकंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों टॉपिक थर्ड पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, इसको मैं पहले लिखूंगा, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेरी क्या कहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये है आपका टॉपिक नंबर 3, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। या हम इसको बोलते हैं बच्चों अंकगणित। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंकगणित, अंकगणित की फंडामेंटल आधारभूत प्रमेय थ्योरम प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पहले मैं इसको लिखूंगा और लिखने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूटिलाइज किया जाता है। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर्स, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आपकी बुक में बच्चों एक्सप्रेस लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस का असली मीनिंग होता है फैक्टराइज। यहां पर इसका मीनिंग है फैक्टराइज से, बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। मैंने यहीं पे लिख दिया ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड। एक्सप्रेस का मतलब ये एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन as a product of primes and this factorization कैसा होना चाहिए, is unique. This factorization is unique apart from the order this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur यूनिक, ठीक है ना, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। समझ गए? तो इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को बेटा अगर आप थोड़ा सा हिंदी में मैं बोल दूं तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरे पास कोई नंबर 5 है और मैं कहूँ क्या बताओ बेटा ये कंपोजिट नंबर है, तो आपका आंसर होगा जानने के बाद बच्चों नो। क्यों? इसका कोई फैक्टर है ही नहीं प्राइम, ये इटसेल्फ है या 1 है, ठीक है ना। अगर हम बच्चों आपसे कहें क्या 12 एक कंपोजिट नंबर है, तो आपका जवाब हो जाएगा हाँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसके कई प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, इसके 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप कह दोगे कि ये कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी भाज्य संख्याएं हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को या प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। वी कैन डू फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर्स। पहली बात। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं बच्चों, और ये जो आपके गुणनखंडन है या जो आपके ये फैक्टर्स हैं, फैक्टराइज करके जो आप फैक्टर्स लाए हैं, उनको हम
एज ए फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए। प्रत्येक भाज्य संख्या, इसके साथ में वो क्या बता रहे हैं, प्रत्येक जो भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर्स है, ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक या कहना चाहिए यूनिक होता है, ठीक है ना। देखिए ये भी एक यूनिक है, ये भी एक यूनिक है, ये भी एक यूनिक है, एक ही होता है उसमें, एक प्राइम फैक्टर एक ही होता है, यूनिक होता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहती है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनके क्रम को छोड़कर प्रत्येक हम जो आपका कंपोजिट नंबर है उसके लिए एक यूनिक आपका फैक्टर होता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हम यहाँ 3 लिख दें और फिर अपनी इच्छा से एक और 3 हमारा प्राइम फैक्टर आ जाए, नो, जो भी होगा इनके सब एक ही एक इनके प्राइम्स के रूप में फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। रिपीट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हुए हैं, लेकिन ये अपने यूनिक का, इस 2 को नहीं तोड़ा जा सकता प्राइम फैक्टर को, ना इसको तोड़ा जा सकता, जिस प्रकार से हम 5 को नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते उसको, या स्प्लिट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इसमें जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको हम दोबारा से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, जो आया वो अकेला या यूनिक होगा उसमें। ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम उसको दोबारा प्राइम फैक्टर्स में या कंपोजिट नंबर्स में नहीं बदल सकते हैं, वही है जो आपका प्राइम फैक्टर्स होके आया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम फैक्टराइज करके या एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कंपोजिट नंबर्स या फैक्टर्स आते हैं वो यूनिक ही होते हैं। इसके अलावा हम इनको दोबारा ब्रेक या स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, चाहे भले ही प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी हो। ऑर्डर से मतलब समझ रहे हैं बच्चों, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर कोई 54 नंबर लिया और आपने इसके प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से आपने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 7 जाइए, फिर आपने 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा, फिर 9 3 से फिर डिवाइड कर दिया, तो 3 3 जा, और फिर 3 से डिवाइड कर दिया, बना गया आपका। तो ये देखिए एक ऑर्डर में है, ये 2 है, फिर 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। लेकिन अगर आप इस नंबर को आप ऐसे भी कर दें कि 3 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, फिर आप 18, सॉरी 1 बार डिवाइड होगा, 18 आ गया, फिर आपने 3 से डिवाइड किया, या सॉरी आपने फिर यहाँ मान लीजिए 2 से डिवाइड किया, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, 2 9 जाए 18, फिर आपने 3 से कर दिया, 3 3 या 9, फिर आपने 3 से कर दिया, 3 1 या 3। तो देखिए इनके ऑर्डर भले ही अलग अलग हो, ऑर्डर से मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाले, एक ऑर्डर में निकाले, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों कि हमने पहले 3 से डिवाइड कर दिया, फिर हमने 2 से जानबूझ करके आपको समझाने के लिए डिवाइड किया, फिर हमने फिर 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ऑर्डर कैसे है, डिफरेंट है। यहाँ पर ऑर्डर कैसे है, एक ऑर्डर में 2 के बाद 3 में है, यहाँ पर पहले 3 में है, फिर 2 में है, फिर 3 में है, फिर 3 में है। इसका मतलब इनका ऑर्डर एक अलग ऑर्डर है इनकी अपेक्षा। लेकिन क्या बच्चों प्राइम फैक्टर्स चेंज हो गए? नहीं, क्योंकि देखिए जो आपका यहाँ 2 प्राइम फैक्टर आया है वो यहाँ आया है, जो आपका यहाँ 3 आया है वो यहाँ आया है, जो आपका यहाँ 3 आया है वो यहाँ आया, जो आपका यहाँ पे आया है वो यहाँ पे आया है। इसका मतलब क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स आर नॉट चेंजेबल, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। समझ गए होंगे बच्चों अच्छे से। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए बच्चों अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक 4 पे आते हैं, जो आपकी थ्योरम 1.3 है। इसका भी आपका बहुत ज्यादा यूज है आपके क्वेश्चंस वगैरह में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपका थ्योरम 1.3 पर। थ्योरम 1.3 आपकी क्या कहती है, चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक को कवर किए लेता हूं। आपका नंबर 4, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थ्योरम 1.3। नेक्स्ट टॉपिक 4 मेरा क्या है, थ्योरम 1.3। तो बेटा ये आपके पेज नंबर 12 पे दी गई है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ठीक है बच्चों,
पढ़े हम किसी भी बुक से, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है, जो एक बहुत अच्छी बुक होती है, तो हम उसी की पेजिंग, उसी की एक्सरसाइज को लेके चलते हैं। फिर हम चाहे आर एस अग्रवाल पढ़ें, चाहे हम आर एल अरोड़ा पढ़ें, या हम आर डी शर्मा पढ़ें, कोई बात नहीं है। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि आप कितना वर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट मिलती हैं वो सारी कॉन्सेप्ट या सारी फंडामेंटल्स हमें एनसीईआरटी की बुक से ही प्रोवाइड होती हैं। वहीं से हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ थ्योरम 1.3 है पेज नंबर 12 पर। तो ये जो थ्योरम 1.3 है, 1.4 हम यहाँ पे गैप कर दिए हैं क्योंकि ये एक अपने आप में क्वेश्चन से थ्योरम भी है, तो इसको हम आगे एक्सरसाइज में कराएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए थ्योरम 1.4 क्या है आपकी बुक में कि सो दैट रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वहीं पे आप उसको भी कर लेंगे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.3 पेज नंबर 2 पर। कि आपकी ये थ्योरम क्या कहती है वो ये कह रहे हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, अगर हम ये मान लें कि पी एक हमारा प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अभी मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, देन p डिवाइड्स a। ठीक है ना, if p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, where a is integer, वेयर ए इज एनी इंटीजर कह लो या ए इज पॉजिटिव इंटीजर कह लो, पॉजिटिव लगाना जरूरी है यहाँ पर, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा इसका स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों, स्टेटमेंट मेरा ये कह रहा है कि अगर p कोई आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना, यदि p जो है वो डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, ठीक है ना, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो उनके कहने का मतलब ये है, आप इसको अच्छे से समझ लें। अभी मैंने आपको बताया कि थ्योरम जो 1.4 है, यानी कि एक अपने आप में प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी आपका एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपलोड कर दिया है, इसीलिए कि आप उसको अच्छे से देखें, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और 101% गारंटी के साथ उन दोनों वीडियोस को देखें, आपको 3-4 नंबर का पक्का इस चैप्टर से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p आपका ए स्क्वायर जो है डिवाइड्स करता है, ठीक है ना, यदि p जो है वो डिवाइड्स करता है अगर आपका ए स्क्वायर को, तो वो कहते हैं कि p भी डिवाइड करेगा a को। ये इनका एक स्टेटमेंट है, और यहाँ ए उन्होंने क्या बताया, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बच्चों कि p बराबर, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इसको क्लियर करता हूं आपको, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी थ्योरम 1.4 में और आगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों हम मान लें, कंसीडर कर लें कि लेट p इक्वल टू 5, लेट p इक्वल्स टू 5 एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है ना, ए स्क्वायर कितना हमने मान लिया, ए इक्वल टू 25। ठीक है ना बच्चों, तो हमने ये मान लिया यहाँ पर ए इक्वल टू 25। ठीक है ना, ये मतलब यहाँ कहने का है इनका कि हमने ये क्यों माना है, आपको समझाने के लिए। तो बच्चों अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि अगर हमने p को 5 मान लिया है और ए को 25 मान लिया है, तो यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 625 आ जाएगा। ठीक है ना, मैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों, समझा रहा हूँ, ये आगे प्रॉब्लम्स में काम आएगा। अगर हम p को 5 मान लें और a को 25 मान लें, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, तो इस 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 625 आ जाएगा। ठीक है ना,
तो अगर 5 डिवाइड कर रहा है, इफ यहां पे देखें ध्यान से, 5 डिवाइड्स 625, 5 डिवाइड्स 625, ठीक है ना। मतलब नहीं समझ पाए होंगे, मतलब ये है कि इफ p डिवाइड्स e स्क्वायर, अब तो समझ गए होंगे, इफ p डिवाइड्स e स्क्वायर, अगर वो ये कह रहे हैं कि p अगर e स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, p डिवाइड्स e स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, p की वैल्यू क्या रखी हमने 5 और ए स्क्वायर मेरा कितना है 625, तो इसका मतलब 5 डिवाइड 625, ठीक है ना। अच्छे से समझ लेना बच्चों, यही चीज काम में आएगी आपके आगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्या कहा उन्होंने, देन p डिवाइड्स a, इसका मतलब क्या है, देन 5 डिवाइड्स 25, यानी कि समझ रहे बच्चे, यहाँ पे क्या है, p डिवाइड्स a, उन्होंने यही तो कहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, क्या कहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन लगा दो यहाँ बच्चों, देन 5 डिवाइड्स 25, यानी कि देन p डिवाइड्स a। तो यही चीज है, तो ध्यान से यहाँ समझ लो बच्चों कि अगर मेरे पास कोई नंबर है a25 है, p5 एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया है, तो अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है 625, कोई 625 क्या है, ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर रहा है, तो कहने का तात्पर्य ये है, तो 5 डिवाइड्स ए को भी करेगा, मीन्स 25 को भी करेगा, और कर भी रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसका था स्टेटमेंट्स, इसको आपको समझना था, इसे याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहां पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस थ्योरम की, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम 1.5, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक 5, और ये बच्चों थ्योरम 1.5, और ये आपका पेज नंबर 16 पे दिया गया है, पेज नंबर 16 पे दिया गया है, और इससे पहले वाला ये पेज नंबर 12 पे दिया गया था, यहाँ मैंने पेज चेंज नहीं किया था, कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट आपका है 1.5 टॉपिक। तो चलिए इसको भी आपको समझा देता हूं मैं। थ्योरम 1.5, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इफ x be a rational number, ध्यान से समझिए बच्चों, इफ x be a rational number, ठीक है ना, if x be a rational number whose decimal expansion डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों समझते हैं, जिसको हम दशमलव में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना, टर्मिनेट्स, decimal expansion terminates, then x can be expressed वो उसको किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर co-primes, where p and q are co-primes, and the prime factorization of q and the
prime factorization of q co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 की पावर m और 5 की पावर n, 2 की पावर m 5 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। या आप इधर आप n चढ़ाना चाहें इधर n चढ़ा सकते हैं, इधर n चढ़ा सकते हैं, बड़े डिफरेंट है दोनों पावर, इतना आप समझ सकते हैं इससे। वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपका इसका स्टेटमेंट, जरा इस स्टेटमेंट को समझ लें बच्चे अच्छे से, ठीक है। इफ x be a rational number whose decimal expansion terminates, बच्चों अच्छे से समझ लो। यदि मेरे पास कोई एक नंबर 5 है और एक नंबर मेरे पास 25 है और हम इसको इसमें डिवाइड करें बच्चों, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास x से मतलब यहाँ p/q की फॉर्म में, तो यहाँ पे मेरे पास अगर ये नंबर होता बच्चों 25/5, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है जिसको हमने x कहा है और हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं बच्चों whose decimal expansion terminates, और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स का मतलब क्या है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 3/2 नंबर है, आपने 2 से डिवाइड किया 3 में, तो देखो ध्यान से 2 आ गया, 1 डेसिमल लगाया, 0 इंक्रीज किया, 2 5 जा 10, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया और ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। और कैसा बन गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन बन गया। एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए स्टूडेंट्स हमने आपको ये बात बताई है, एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह खत्म, मींस यू विल गेट रिमाइंडर 0, तो दैट इज टर्मिनेट वाली बात हो गई। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो मैंने ये आपको क्यों लिख के दिखाया, जब ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया बच्चों, रिमाइंडर 0 आ गया, तब तो ये कौन सा नंबर था, ये p/q की फॉर्म वाला ही तो नंबर है, इसको हमने करके आपको दिखाया है। तो तब हम उसको कह रहे हैं कि p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने पहले ही एक्सप्रेस लिख दिया था, डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर आ गया, ये आपका आ गया कंप्लीट डेसिमल नंबर। ठीक है ना। वेयर p and q आर co-primes and the प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ये। तो जरा बेटा हम इसको चेक कर लेते हैं। ये जो फॉर्म आपकी लिखी हुई है, हमारे पास नंबर था अभी 3/2, ठीक है ना, 3/2 था, तो बच्चों हम यहाँ कुछ नहीं लगाते, लेकिन पावर 1 तो लगा ही सकते हैं, कोई पावर यहाँ नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये 2 की पावर n की फॉर्म में है, 2 की पावर n की फॉर्म में है, जहाँ n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मींस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर n की फॉर्म में है, इसीलिए तो ये आपका है p/q की फॉर्म में, ठीक है ना। तो या तो 2 की पावर n की फॉर्म में हो हमारा क्या, q की वैल्यू, ये डिनोमिनेटर है, या फिर ये क्या होना चाहिए, और ये 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर n एंड 5 की पावर n, यानी कि दोनों की फॉर्म में हो एक साथ तो भी चलेगा, या तो इस फॉर्म में हो हमारा, या इस फॉर्म में हो क्या, q की वैल्यू या डिनोमिनेटर, ठीक है, और या फिर इन दोनों की फॉर्म में हो। तो ये था हमारा स्टेटमेंट, तो हम देख करके ही बता देंगे बच्चों बिना टर्मिनेट किए कि ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो जाएगा। ये हम बिना देखे हुए केवल डिनोमिनेटर को चेक करके कि अगर हमारा डिनोमिनेटर फैक्टर करने पर 2 की पावर n की फॉर्म में आ जाता है, या फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाता है, या फिर 2 की पावर और 5 की पावर दोनों की फॉर्म में आ जाता है, तो हम ऐसे नंबर्स को देख करके ही बता सकते हैं बच्चों कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, या हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा परमेय संख्या भी है। तो इसी प्रकार बच्चों कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम x को p/q की फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और लिखने के साथ साथ
पी और क्यू को प्राइम्स हैं और क्यू है उनके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में हैं, या हम लिख सकते हैं। हमें जैसी भी जानकारी हो उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब लास्टली मैं बच्चों आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास कोई x रेशनल नंबर गिवन है तो आप उसके डिनोमिनेटर को मीन्स क्यू वाले फैक्टर को आप फैक्टराइज करिए प्राइम फैक्टर्स में, और अगर आपके प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n की फॉर्म में या 5 की पावर n की फॉर्म में या फिर दोनों 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाते हैं तो हम अच्छे से आपको कह देंगे कि ये हमारा टर्मिनेशन डेसिमल एक्सप्रेशन है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपकी पूरी थी फॉर्म किसकी, दिस स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 1.5। तो आज बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही इंट्रोडक्शन के तौर पर। ठीक है, आई होप कि जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा देखिएगा इसका एक्सरसाइज, तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही इजी और कंफर्टेबली महसूस होगी। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सीखा उसका हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रहे कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिएगा, जिससे कि आपका चैनल, आपका अपना चैनल बहुत ही आगे और तरक्की करे। ठीक है, जब हमें खुशी मिलेगी तो आपको खुशी मिलेगी, आपको खुशी होगी तो हमें खुशी मिलेगी। जब दोनों लोग खुश रहेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।